तब अंबेडकर के पास हाईकोर्ट वकालत के लिए नहीं थी पंजीकरण फीस। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बर्थडे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब लंदन से पढ़ाई करके वापस लौटे तो उनके पास बॉम्बे हाईकोर्ट में खुद को वकील के तौर पर रजिस्टर्ड कराने की 500 रुपये की फीस नहीं थी। अछूत माने के कारण हिंदू उनके पास केस लेकर ही नहीं आते थे। देश के संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कुछ समय के लिए एक लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल भी थे। वह तब अक्सर मजाक में कहते थे कि मैं एक दिन जज बनूंगा। वह जज तो नहीं बने, लेकिन जो संविधान उन्होंने लिखा वो देश की तमाम अदालतों और जजों के लिए एक ऐसा शिलालेख बन गई जिसका पालन वो अपने बहुत से फैसलों को करते समय करते हैं। फॉरवर्ड प्रेस वेबसाइट पर स्कॉलर सुनीत कटारिया ने एक लंबा लेख उन पर लिखा। उसी के कुछ अंश हम यहाँ दे रहे हैं। लेख के अनुसार, बेशक अंबेडकर के पास जज बनने का अवसर और क्षमता दोनों थी, लेकिन अगर उन्होंने खुद को बेंच तक सीमित रखा होता तो वे उन सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक बदलावों को लाने में सक्षम नहीं होते जिनका श्रेय अब उन्हें दिया जाता है। वह न्यायाधीश नहीं बने, लेकिन उन्होंने न्याय और समानता के मूल्यों से ओतप्रोत एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना तो जरूर की। ऐसी प्रणाली बनाई जिसमें कोई भी सक्षम व्यक्ति न्यायाधीश बन सकता था। उन्हें संविधान सभा की प्रारूप समिति का प्रमुख चुना गया था। यह उनकी न्यायिक प्रतिभा थी जिसने उन्हें भारत के संविधान का निर्माता बनाया। उन्होंने ऐसा संविधान लिखा जिसने दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों और श्रमिकों सहित उत्पीड़ितों और शोषितों को उनकी बेड़ियों से मुक्त किया। उनके द्वारा बनाए गए कानून सीमित करने के लिए नहीं, बल्कि सभी सीमाओं को हटाने और सच्ची स्वतंत्रता और मुक्ति के द्वार खोलने के लिए थे। उनके लिए एक भारतीय के रूप में उनकी पहचान सबसे ऊपर थी। उन्होंने सारा जीवन पुरुषों को दूसरे पुरुषों के बंधन से मुक्त करने के लिए लगाया। कानून और संविधान की पढ़ाई करने में बहुत समय बिताते थे। डॉक्टर अंबेडकर को कई विषयों में महारत हासिल थी। कानून उनमें से एक था। अंबेडकर दुनिया के विभिन्न देशों के कानूनों और संविधानों पर समय बिताते थे। छात्र जीवन से ही उन्हें भारत और दुनिया के प्राचीन और आधुनिक कानूनों की समझ विकसित करने में बहुत रुचि थी। समय के साथ वह कानून के तमाम पहलुओं के विशेषज्ञ बन गए। किताबों में डूबते तो खाना भी भूल जाते। वकालत की पढ़ाई उन्होंने लंदन के ग्रेज इन फॉर लॉ से की। लंदन के पुस्तकालयों में वह सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक पढ़ते रहते थे। किताबों में डूबने के बाद तो वह कई बार अपना खाना भी भूल जाते थे। तब हाईकोर्ट में रजिस्ट्रेशन के 500 रुपये नहीं थे। 28 जून 1922 को अंबेडकर बार एट लॉ बने। 1923 में अंबेडकर के लंदन से लौटने के बाद उन्हें अपने परिवार का भरण पोषण करना पड़ा, जिसमें उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनकी भाभी और भतीजा शामिल थे। वह कानून का अभ्यास करना चाहते थे। इसके लिए उन्हें बॉम्बे उच्च न्यायालय में पंजीकृत होने की जरूरत थी। तब उनके पास रजिस्ट्रेशन फीस देने के पैसे नहीं थे। तब उनके दोस्त नवल भटेना ने ये 500 रुपये दिए। देश के पहले कानून मंत्री के तौर पर वर्ष 1950 में औरंगाबाद अदालत का जायजा लेते हुए ब्रिटिश सरकार की आकर्षक नौकरी के प्रस्ताव को ठुकराया। 1923 में बॉम्बे बार काउंसिल में उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की। उन्होंने बंबई उच्च न्यायालय के साथ साथ ठाणे, नागपुर और औरंगाबाद की जिला अदालतों में वकालत की। एक वकील के रूप में अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार में 2500 रुपये महीने की नौकरी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अंबेडकर एक कार्यालय चाहते थे, लेकिन फिर से उनके पास धन की कमी थी। दोस्तों की मदद से बॉम्बे में एक कमरा किराए पर लिया। अछूत होने के कारण कम केस उनके पास आते थे। अब उनके पास ऑफिस जरूर था, लेकिन अछूत होने के कारण उनके लिए ग्राहक जुटाना बहुत मुश्किल था। क्रिस्टोफ जाफरलो अपनी किताब भीमराव अंबेडकर एक जीवनी में लिखते हैं कि ये देखकर उनके दिल में कड़वाहट भी आई। तब उन्होंने संकल्प लिया कि वह अपना जीवन जाति व्यवस्था के उन्मूलन के अभियान में समर्पित कर देंगे। वर्ष 1953 में कैटरेक्ट ऑपरेशन के बाद पत्नी सविता अंबेडकर के साथ तब वह हाईकोर्ट का जज बनने की भी बात करने लगे थे। दोस्तों की मदद से उन्हें अपना पहला मामला मिला, वह भी एक महार का। लोकमान्य तिलक के भतीजे ने भी उनकी सहायता की। हालांकि तब ज्यादातर उच्च वर्ग के लोग ब्रिटिश वकीलों में विश्वास करते थे, फिर उच्च जाति के हिंदुओं का असहयोग तो था ही। इन सब को देखकर वह ये भी कहते थे कि मैं उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनूंगा। हालांकि उन्हें कुछ मामले मिल रहे थे और वह ये दिखा रहे थे कि वह एक वकील के तौर पर अपने हर केस में कितनी मेहनत करते हैं। उदार और कानून का जबरदस्त ज्ञान रखने वाले अंबेडकर को अदालत में पेश होते देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जमा होते थे। एक वकील के रूप में उनका करियर ऐतिहासिक और प्रेरणादायक था। वह अपने मुवक्किलों के प्रति बहुत उदार थे। उन्हें कानून का जबरदस्त ज्ञान था। वह स्पष्ट और ठोस तर्क पेश करने में सक्षम थे। फिर अदालत से जुड़ी कई समितियों में रहे। शुरू में बंबई उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश न्यायमूर्ति जॉन न्यूमोंट उन्हें लेकर गंभीर नहीं थे, लेकिन बाद वह उनके प्रशंसक बन गए। कई मौकों पर उन्होंने अंबेडकर को चाय पर बुलाया। अटॉर्नी एट लॉ N.H. पांड्या और B.G. खेर, जो बॉम्बे लॉ जर्नल के संपादक थे, ने अंबेडकर को पत्रिका के संपादकीय बोर्ड का सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया। 1927-28 में वे बॉम्बे लॉ जर्नल की सलाहकार और संपादकीय समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य थे।
अक्टूबर 1928 में उन्होंने समिति छोड़ दी क्योंकि वे समाज को बदलने के काम में तेजी से बिजी होते जा रहे थे। कुछ समय तक कानून पढ़ाया और प्रिंसिपल बने। अंबेडकर ने इस बीच ये भी देखा कि एक वकील के तौर पर पर्याप्त कमाई नहीं होने के कारण उन्हें शिक्षण का काम करना चाहिए। जून 1925 से 1929 तक उन्होंने बाटली बॉय अकाउंटेंसी इंस्टीट्यूट में अंशकालिक व्याख्याता के रूप में वाणिज्यिक कानून पढ़ाया। जून 1928 से करीब एक साल गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, बॉम्बे में पढ़ाया। फिर वह एक लॉ कॉलेज में प्रिंसिपल नियुक्त किए गए। कॉलेज की पत्रिका के जनवरी 1936 के अंत में डॉक्टर अंबेडकर की कानून की गहरी समझ की प्रशंसा की गई। मई 1938 में उन्होंने लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल के पद से इस्तीफा दे दिया। देश के पहले कानून मंत्री उन्हें प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री नियुक्त किया गया। कानून मंत्री के रूप में उन्होंने वंचित वर्गों को अधिकार देने के लिए कानून पारित किए, उन्हें समान दर्जा दिया, उनकी स्वतंत्रता को मजबूत किया, ऊंच नीच की धारणाओं को समाप्त करने की मांग की। ये कानून भारत के इतिहास में मील के पत्थर थे। 29 अगस्त 1947 को उन्हें भारतीय संविधान की मसौदा समिति का अध्यक्ष चुना गया। ये अंबेडकर ही थे जिन्होंने महिलाओं को समान दर्जा और अधिकार देने वाले कानूनों की नींव रखी थी। महिलाओं को पितृसत्ता की बेड़ियों से मुक्त कराने में अहम भूमिका निभाए। सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि यह मेरा वीडियो किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। धन्यवाद।